भारतीय बाजारों में कल की शानदार तेजी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से मिले जुले संकेत, हल्के हरे निशान में शुरुआत करने के हैं आसार। लेकिन क्या कल की तेजी को और आगे बढ़ाएंगे? क्या लेवल्स होंगे अहम और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिकवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बिल्कुल कल के एक्शन के बाद आज यही उम्मीद है कि यहां से बाजार और ऊपर जाएंगे, बट कैसा रहेगा एक्शन, कहां पर रखेंगे आपको नजर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, बाकी सारी बातें भी जी आज के टॉप 4 ट्रिगर देख लेते हैं और उसके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाएंगे आगे। अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहा है, जहां भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे 70-80 पॉइंट, उसके विपरीत 60-70 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ बंद होता दिखा। अच्छी बात है कि दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। नेस्डेक में भी रिकवरी रही, लेकिन हल्के लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी के आज 3 कंपनियों के नतीजे हैं, तो वायदा कारोबार की भी 3 कंपनियों के नतीजे हैं। लेकिन आज से एक बड़े आईपीओ की शुरुआत होती दिख रही है। देश की तीसरी बड़ी फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा, इसका आईपीओ आज खुलने जा रहा है। इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। लेकिन शक्कर और कॉफ़ी की कीमतों में तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज़बरदस्त तेजी होती दिख रही है। चाय कॉफ़ी पीना महंगा और भारी पड़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल जेट टक्कर की परेशानी होगी दोनों। बिल्कुल। एक बार बाजार पर आपकी राय लेता हूँ, फिर हमारे बाजार पर भी जाना है। अब हमने तो कल अच्छे मूव दिखा दिए। अमेरिका अभी भी वो रेंज में अटका हुआ है। आई थिंक लगातार छठा ऐसा दिन था जब 200 पॉइंट की रेंज में डाउन रहे हुए। उससे पहले आपने हेडलाइन पढ़ी, उस हेडलाइन में मेरा दिल अटका हुआ है। कौन सा? इस वीकेंड पर क्रूज करने के बाद जो मैंने हेडलाइन देखी कि कोची में वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है और 10 द्वीपों को जोड़ेगी। सारे जो आइलैंड से 10 आसपास के द्वीप, एक बार तो उसमें जाना बनता है। 100% बनता है। मतलब क्या सीन होगा, पानी के अंदर से मेट्रो जा रही है। बढ़िया, मतलब जस्ट विजुलाइज करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग। और मैं तस्वीरें भी देख रहा था, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें। वैसे भी केरल तो इतना सुंदर है, मतलब गॉड्स ओन कंट्री। मतलब अच्छा है, कहीं पर तो शुरू हो रहा है। आशा है कि बहुत एट सम पॉइंट हमारे लिए भी ये सर्विस शुरू हो जाएगी। शायद जरूरत पड़ेगी। मुंबई में जिस तरह का रोड पर ट्रैफिक है, बट बहुत ही क्या कमाल की चीज़ है, मतलब है ना। सो अच्छा इनिशिएटिव, मतलब मच नीडेड। मज़ा आ गया देख कर ही। तो आई एम श्योर कि कोची और केरल वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ उन्हें मिल रही है। आई थिंक जर्मनी तो नहीं होने वाला, एक बार यहीं करके शो कर लेंगे। एक्चुअली बाय द वे केरल घूमना जर्मनी जाने से कोई कम खर्चे वाला नहीं है। केरल इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बट बढ़िया है। तो ये मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जिससे लगता है कि हम वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ अलग नया हटकर और प्रोग्रेस वाली चीज़ें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली बढ़िया, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो चलिए अच्छा है। तो आपकी हेडलाइन से मेरा दिल थोड़ा वहाँ अटक गया था। क्रूज का भी और नहीं आप जब वो लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है। मैं यहाँ से बैठकर सोच सकता हूँ कि लोगों को कितना मजा आएगा इस वाटर मेट्रो में। बड़ी खूबसूरत। आपकी क्रूज कितना टाइम लगा यहाँ से? मतलब वो जनरली आप ये समझिए 14 किलोमीटर से लेके 18-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। हाई स्पीड उनकी 35-40 तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो लेकिन जितना समय है उस हिसाब से। और बीच में वो थोड़ा आपको इंटरनेशनल वाटर में भी लेकर जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है कि जो कैसीनो है वो आप इंटरनेशनल वाटर में इंडियन वाटर में अलाउ नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं। तो वहाँ पर आप कैसीनो खेल सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलिए, तो वाटर मेट्रो खुल रहा है, बड़े अच्छी बात है। और आज 10:30 बजे आई थिंक उद्घाटन होने वाला, तो उस पर भी हम एक बार आपको फोकस करेंगे। हाँ, अब बताएं सर। तो ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले, कोई खास बड़ा एक्शन न तेजी का है न मंदी का है। यहाँ से टॉकिंग पॉइंट्स ही नहीं निकल रहे पिछले तो आजकल हम कम ग्लोबल मार्केट पे ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। वही आपके बॉन्ड यील्ड्स हैं, वही आपका डॉलर इंडेक्स है, वही आपका कच्चा तेल है, $2 ऊपर $2 नीचे। वही अमेरिका के बाजार है, 100-200 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे, 150-200 पॉइंट से ज्यादा की रेंज है नहीं। लेकिन दीप इन सब के बीच में एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, अगर हम ज्यादा दिनों तक एक रेंज में नहीं रहे तो अमेरिकी बाजार भी नहीं रहेंगे। अब उन्हें तय तो करना पड़ेगा ऊपर जाना है या नीचे। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, और एक चीज और मैं एक ऑब्जर्वेशन से बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग सोचते कि ट्रेडिंग रेंज में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे पता नहीं। उसका एक बहुत बड़ा संकेत आपको मार्केट देता है जो आपको पढ़ना चाहिए, और जो इस बार अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे पिछले हफ्ते 10 दिन के ट्रेड को देखकर,
तो वो ये समझिए आप 10 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 हफ्ते से रेंज बाउंड है, यस ठीक है। यस मतलब 150-200 को नीचे में आपको 17,600 नहीं तोड़ना है, ऊपर में 17,800 नहीं तोड़ना, फॉर एग्जाम्पल अटके पड़े हैं। लेकिन अगर उस रेंज में ज्यादातर बार आप निचले स्तर से दिन के दौरान रिकवरी दिखाते हैं या ज्यादातर बार आप दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बंद होते हैं, तो यह आपको एक संकेत देता है कि रेंज को आप ऊपरी तरफ तोड़ेंगे। ओके भाई अल्टीमेटली दोनों तरफ की व्यू है, करेक्ट। तो आप रेंज को ऊपर तोड़ेंगे या नीचे तोड़ेंगे, वो भी तो आपको एक अंदाजा लगाना चाहिए ना जी। लगाएंगे तब, क्योंकि आपको याद होगा 16,800 17,000 के वक्त हमने ये अंदाजा लगाया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी है ऊपर की तरफ, करेक्ट। इस अंदाजे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब रेंज में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई दिनों तक आप रोज ऊपर खुल रहे हैं, रोज ऊपर खुलने के बाद एक डिप आती है जी। डिप आने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आप समय बिताते हैं दिन के दौरान, और वहां पे सबको आराम से खरीदने बेचने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि टच एंड गो है कि भाई ये लेवल चाहिए था, आया 2 मिनट में निकल गया, अगर आप उस समय अलर्ट नहीं थे तो ले नहीं पाए, ऐसा नहीं। पूरे दिन भर बाजार आराम से आपको मौका देता है, भाई धीरे धीरे लीजिए, और उसके बाद डे हाई पर जाकर बंद होता है। और अगर समझे 10 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन है और 10 ट्रेडिंग सेशन में से 5 से 6 दिन 7 दिन आपको निचले स्तर से रिकवरी मिल रही है, 5 से 7 दिन अगर आपको निचले स्तर से रिकवर होकर दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है, तो समझ लीजिए रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने वाला है। समझ गया। और अगर यही चीज उल्टी हो कि दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होंगे, हमेशा आपको बाजार दिन में एक मौका ऊपर का देता है, लेकिन फिर से 10 बंद होते होते नीचे आ जाता है, गेन सस्टेन नहीं कर पा रहा। ऊपरी स्तरों पर बंद होने का मतलब क्लियर है कि आप कल को लेकर पॉजिटिव है। एब्सोल्युट। और अगर कल आपको मार्केट नीचे खुलता हुआ दिखता है और तो क्यों आप खरीदेंगे? एग्जैक्टली। और कल के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, डाउ फ्यूचर्स का कोई खास सहारा नहीं था, 75-80 पॉइंट नीचे था, नो डाउट 150 से कम हुआ, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं था। फिर भी भारतीय बाजारों का कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस था, डे हाई पर जाकर बंद हुए। सो ये कुछ कुछ संकेत होते हैं कि आप रेंज से बाहर निकलेंगे। अब मैं ये सारा आपको इसलिए बता रहा हूं, यही संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं। ओके। आप अमेरिकी बाजारों को पिछले 7-8-10 सेशन देख लीजिए, यही हो रहा है, कमोवेश छोटी रेंज, बहुत रेंज, दिन के दौरान नीचे आता है, रिकवर करता है, डे हाई पर बंद करने की कोशिश डाउ कर रहा है। करेक्ट। सो हो सकता है अमेरिकी बाजार भी हमें फॉलो करते हुए ब्रेकआउट देने की कोशिश करे ऊपर, हो सकता है हम लीडिंग इंडिकेटर बन जाए। नहीं, लेकिन ओवरऑल संकेत जो मार्केट के दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह के बन रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। उसमें पहली आपको जो लीडरशिप आई है वो बैंक निफ्टी से कल आई है। बैंक निफ्टी ने 42,600 के आसपास एक क्लोज दी है जी, जो इस पूरे रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग है। करेक्ट। सो बैंक निफ्टी ने तो अपनी तरफ से दे दिया, अब निफ्टी को देना बाकी है। निफ्टी की कंफर्मेशन कब आएगी? जब 17,828 के ऊपर आप बंद हो, जो अब तक की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है, यानी कि यहाँ से 75 पॉइंट आपको और कमाने हैं। राइट। 75-80 पॉइंट ऊपर जाके 17,828 राउंड फिगर में 17,850 मान लें, 101 पॉइंट की और तेजी चाहिए आपको। तो उसके बाद बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आएगा। गॉट इट। तो बैंक निफ्टी अपने कंजेशन जोन में घुस रहा है, जो हाई रेंज है ट्रेडिंग की 17,800-850। बैंक निफ्टी अपने कंजेशन जोन में घुस रहा है और बैंक निफ्टी कंजेशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों में फर्क है। तो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, जब आपका मन खरीदने का है, तेजी करने का, तो इंडेक्स जो आपके लिए सही है वो बैंक निफ्टी है। जब आपका मन कमजोरी करने का, बेचने का, तो निफ्टी है। और वजह साफ है, इस पूरे रिजल्ट सीजन में देख लीजिए, जो रिजल्ट सबके सबसे मजबूत अगर किसी एक सेक्टर के दिख रहे हैं अब तक, तो वो बैंक से, सिर्फ और सिर्फ बैंक से। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा या कम या ज्यादा हो, 20% की ग्रोथ आप सोचो 18 है, लेकिन ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ है। सो आई थिंक बैंक्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे और 43,000 के टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो अगला टारगेट 42,950 43,000 के आसपास का बनकर आता है, उधर एक्सपायरी के पहले जाने की कोशिश कर सकते हैं। सो बाय ऑन डिप से क्लियर कट बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एक और अच्छी बात दीप जो है वो ये कि सबसे बड़ी बात, अब 42,275 42,375 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल कर आ जाएगा बैंक निफ्टी का, जो आसानी से टूटने वाला नहीं। जब आपको पता है कि 300-350 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है, जो कि 1% भी नहीं है, तो फिर क्या चाहिए। और निफ्टी में भी एक अच्छी बात कल की 17,750 के आसपास की क्लोजिंग से हुई कि 17,600 अब आपका क्लोजिंग बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और 17,550 के आसपास का जो करेक्शन पूरा करना था वो आपने शुक्रवार को देख लिया और वहीं से आप घूम गए। सो दोनों काम अच्छे हुए। एक
क्लोजिंग बेसिस पे आपने 17,600 तोड़ा नहीं, दूसरा इंट्राडे में आप 17,550 पर आकर करेक्शन पूरा कर गए। सो आई थिंक अब एक ही चीज़ चाहिए, 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग, ताकि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का भी एक क्लियर कट कन्फर्मेशन और ऊपर की तरफ आ जाए। और ना भी आए तब तक फिर भी आपको स्ट्रेटेजी एक ही रखनी है, बाय ऑन डिप्स की। और जब तक 42,850 के ऊपर 17,850 के ऊपर बंद ना हो तब तक थोड़ा बहुत आप 17,825 850 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों पर इंतज़ार कर सकते हैं। दोनों मौके भी आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों को जो ट्रेडर्स दोनों लॉन्ग शॉर्ट करना जानते हैं उनको 17,825 850 पे प्रॉफिट बुक करना है, इंतज़ार करना है डिप का, फिर लेना है। जो लोग बोले मैं हमको शॉर्ट करना नहीं आता भाई, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम तो लेना है, लेना कहाँ है वहाँ बताओ। एग्जैक्टली। तो आप आराम से इंतज़ार करें डिप का, और 17,775 17,665 17,725 आज के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको लेना है। अगर आएगा तो लेना ही लेना है। सो आई थिंक क्लियर है। और बैंक निफ्टी का मैं बता ही चुका हूँ, 42,275 42,375 जब भी मिले आपको एक्सपायरी के पहले इस रेंज में लेना ही लेना है ना। ठीक है, बढ़िया जा रही है। बैंक्स एज अ सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म करेगा इन द सेंस कि जैसे आईटी में आपने बोल दिया कि स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है थोड़ा एक्शन, बैंक्स एज अ बास्केट। अरे अभी तो देखो दीप, अभी तो खाली प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट आए, सरकारी के आने दो, जाएंगे आने दो। अभी तो देखो कैनरा, एसबीआई, ये सब बढ़िया आएंगे रिजल्ट, बढ़िया आएंगे। हाँ, बैंक्स में मंदी करना नहीं है। बैंक्स में तो ये ध्यान रखना है कि नीचे कब मिले तब लेना है, मौका ढूंढना है, मौका देखना है। रेट सेंसिटिव बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, शॉर्ट नहीं, ये बाय ऑन डिप्स है। शॉर्ट करने के लिए आपके पास बहुत है ना, फार्मा है, आईटी है, टू सम एक्सटेंट एफएमसीजी है, जो आप ऊपर में मौका मिले तो वहाँ एफएमसीजी फिर भी न्यूट्रल कर दें, लेकिन आईटी, फार्मा, मेटल्स, तीन आपके पास है, कितने चाहिए आपको? करेक्ट है ना। तो जहाँ सेल ऑन राइज वाले हैं वो सेक्टर्स भी आपके पास है, और बाय ऑन डिप्स वाले हैं वो भी आपके पास है। मजे की बात देखिए, तीनों सेक्टर जो बाय ऑन डिप्स है, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव, तीनों रेट सेंसिटिव और तीनों इंडिया से रिलेटेड। यस। जो शॉर्ट है फार्मा, आईटी, मेटल, तीनों ग्लोबल है। लोकल वर्सेस ग्लोबल केस सामने आपके, बस क्लियर कट है। जब भी बेचने का मन करे आपको पता है क्या बेचना है, तो पैसा जल्दी और ज्यादा और वहीं बनेगा। यस सर। जब भी खरीदना है आपको पता है क्या खरीदना है, पैसा जल्दी और ज्यादा वहीं बनेगा। करेक्ट, सिंपल। सो आपने एक तो ये आप स्टॉक स्पेसिफिक वो अप्रोच से चलें, ये स्टॉक है इसी में ट्रेड का। दूसरा आप ब्रॉडर मार्केट के अप्रोच से ऊपर से नीचे आए, सेक्टर पहले पकड़ लें, फिर उस सेक्टर में कमजोर खिलाड़ी कौन है, राइट, या सही लेवल पे कौन है जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है। काम आसान है। करेक्ट, प्रोसेस ड्रिवन हो जाएगी। प्रोसेस आपने पकड़ ली तो काम आसान हो जाता है। और प्रोसेस पकड़ने में अगर आप इंडेक्स पकड़ के बैठे, लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी, शॉर्ट साइड निफ्टी, एक आध दिन बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस होती है निफ्टी से, दूसरे दिन उससे डबल निकल जाता है, दिखाता है अपनी लीडरशिप, दिखाता है। 100% है, वो रहेगी। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गए ना, हमारे भी 7-8 महीने हमारे की बात बोलो, 7 महीने की निचले स्तर पर आ गए, बिल्कुल। तो हमारे बॉन्ड यील्ड्स घट रहे हैं। तो ये तो अमेरिका के, हिंदुस्तान वाले दिखाओ भाई अपने काम के, तो अपने 2032 वाले हैं। अब 2033 वाला भी लाना शुरू कर देना चाहिए। 2023 में आ गए, 2033 वाला तो वो 7% के आसपास पहुंच रहा है। जी सर, करेक्ट। सो आई थिंक हमारे ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को बॉन्ड मार्केट पहले से फैक्टर कर चुका है, लेना शुरू कर दिया है। सो उसका फायदा भी मिलेगा आपको। गॉट इट। सो आई थिंक ये सब ठीक, क्योंकि होता है कि आप जब ब्याज दरें घटेंगी तो डिपॉजिट तो बढ़ाने से रहे रेट्स, और जो लोन पे बढ़ा दी वो तो बढ़ा ही दी, वो तो बढ़ी हुई है, वो तो अभी बढ़ी हुई है। ठीक है, जब घटेगी तब घटेगी, जब घटेंगी उसके बाद आरबीआई घटाएगा, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो बैंक से तो अच्छा वक्त चल रहा है, वो निम से एक्सपेंशन दिख ही रहा है, 5 उंगलियां घी में इस समय तो है ही। बाय द वे बैंक्स की बात निकली, 5% का निम, आईसीआईसी बैंक 4.9%, जबरदस्त। भी नहीं सकते कि 5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा सकता है बैंक्स 2.5-3% हुआ करते थे, कमाल है। देख लीजिए। बैंक्स की बात निकली, हालांकि अभी तो बाजार इसको इग्नोर कर रहा है, बट वो कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नंबर्स आए थे यूएस में, नंबर्स अच्छे थे। ट्रेडिंग में स्टॉक 12% ऊपर था, बट ट्रेडिंग के बाद जो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग होती है उसमें देखिए 20% नीचे था उसमें, और 20% फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के, अरे 20% मतलब
अपने यहाँ वाला नहीं, अमेरिका का, टेंशन ना लें आप। हाँ, हमारे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वही था कि उनके जो डिपॉजिट के आंकड़े आए थे, लोगों को लगा कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में बाकी सब बड़े बैंक मिलकर पैसा डाल रहे हैं तो डूबना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, और उस हिसाब से बैंक से डिपॉजिट ज़्यादा लोग निकालेंगे नहीं। लेकिन $100 बिलियन की डिपॉजिट उनकी कम हो गई, इस वजह से थोड़ा सा मूड खराब हुआ है। लेकिन ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं ना दीप हम कि घी कहीं भी गिरे, गिरना थाली में चाहिए। थाली से बाहर गिरा तो नुकसान है ना। आप प्लेट के अंदर कहीं भी घी गिरा है तो आप लेके खा लेंगे ना। सो अगर एक बैंक से डिपॉजिट निकल कर दूसरे में चली गई तो कौन सा क्या फर्क पड़ता है। और यही वजह कि डाउ फ्यूचर कोई खास रिएक्शन दे नहीं रहे थे। सो आई थिंक ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन है वो। अब क्या है, अब फर्स्ट रिपब्लिक से अमेरिका के मार्केट नहीं गिर सकते। एक खबर पे कितनी बार गिराओगे भाई, है ना। तो ठीक है, डिपॉजिट कम हुई तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या लेने देना। गॉट इट, ठीक है, चलिए समझ गए। आज का फिर सेटअप समझते हैं सर। सेटअप बिल्कुल आज दीप एक भी नेगेटिव संकेत नहीं मेरे पास में, और पॉजिटिव बड़े दिनों बाद भारी भरकम ढेर सारे आए। बिल्कुल, ग्लोबल पॉजिटिव, एफआई पॉजिटिव, डीआईएस पॉजिटिव और सेंटीमेंट पॉजिटिव, 4 मेरे पास पॉजिटिव है। एफएनओ और ट्रेंड 2 न्यूट्रल है, नो नेगेटिव। हाँ, 3 कैसे हो गए न्यूट्रल। सेंटीमेंट पॉजिटिव करो भाई, मेरा इतना बढ़िया सेंटीमेंट है। हाँ, कल की तेजी के बाद तो पॉजिटिव हो ही जाना चाहिए। एडवांटेज पॉजिटिव की तरफ। 17,665, 17,725 ये आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी पर आपका, और यही आपका टूटने वाला है नहीं। यही टूटने वाला है नहीं। ओके, इसी रेंज में मार्केट सपोर्ट लेगा। फिर भी चलो, मूड माहौल खराब हो जाए, जैसे एशिया वाले, इनको पता नहीं क्या जंगी लगा हुआ है। शंघाई, हांगकांग को मतलब गिरने का बहाना चाहिए। हाँ? कुछ भी हो जाए, अच्छा खराब वो गिरे। 1.5% हांगकांग नीचे है, बंदी कर दो यार। कोरिया 1.5% नीचे, सिंगापुर 0.5% नीचे, ताइवान 0.1 से 1% नीचे, खाली निक्केई सर उठाकर खड़ा है हरे निशान में। सो ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है आज के लिए, और डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के लाल निशान में है। आई थिंक तो लेट्स सी, हो सकता है कि एशियाई बाजार इस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लेकर ज़्यादा चिंता में हो, बट मुझे कोई खास ऐसी चिंता दिखती नहीं थी। अगर फर्स्ट रिपब्लिक की खबर के चलते अगर नीचे खुले भी अमेरिकी बाजार तो रिकवर करने चाहिए, क्योंकि वो खबर ये लगभग डिस्काउंटेड खबर है, बस हो चुके हैं, सिंपल सी चीज़। ठीक है। एनीवे, सो 17,665, 17,725 पहला सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे गए तो 17,575, 17,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां आपको बिल्कुल 100% खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, बाइंग जो आप करना चाहें ज़रूर करें तेजी की तरफ। ऊपर की तरफ 17,800, 850 ये रुकावट की जगह, यहाँ पर आपको 850 के जितना नज़दीक आप प्रॉफिट बुक कर पाएँ, 800, 825, 850 ज़रूर करें। फिर भी इसके ऊपर के चांस कम है, लेकिन अगर बना तेजी का मौका तो 17,875, 17,925 हाई रेंज बनेगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी लेवल्स क्रिस्टल क्लियर है। 42,375, 42,500 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 42,150 से 42,275 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। बेसिकली 42,275, 375 जिसका गाना हम सुबह से गा रहे हैं, करेक्ट, वही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगी आपकी, जहाँ पर बार बार आकर मार्केट रुक रहा था, जहाँ से ब्रेकआउट मिल गया एक अच्छा क्लोजिंग बेसिस पे भी, अब वो आपका सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर कितना जा सकते हैं, 42,825, 42,950 इस रेंज को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। पार निकलने पर 43,150 की रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग भी 43,000 के ऊपर के लेवल्स की अब बात तो चल रही है। बिल्कुल ठीक है सर। डेटा कल की रिकवरी में डेटा इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 39 से 44%। अब धीरे धीरे थोड़ी तनाव वाली सिचुएशन में हम पहुंच रहे हैं कि अब एफआई उतने शॉर्ट रहे नहीं, लॉन्ग साइड पर भी अब अच्छे लॉन्ग आ रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं, 9% से 16,800 पे जो हमें लगता था कि कितना बेचोगे भाई, करेक्ट, अपने ही बेचोगे, दूसरों का थोड़ी बेच पाओगे, वो वाला कंफर्ट जा रहा है दीप। यस सर, डर नहीं है लेकिन वो कंफर्ट नहीं है अभी। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दोनों बढ़कर आया है। बैंक निफ्टी का स्पेशली 1.25 ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन ओवरबॉट के नज़दीक ज़रूर है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो लेवल है निफ्टी पर 800, 850 है, और बैंक निफ्टी पर 42,950 के आसपास का है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं। विक्स अनचेंज है 12 के नीचे। ठीक है, ओके। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस क्या करना है सर? 17,600 एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। 17,600 का रखें। इंट्राडे किसी को दूर रखना है 17,550 भी रख सकता है, मेरे ख्याल से 17,600 काफ़ी है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखें 42,250 का, कल के लो से थोड़ा सा नीचे। क्लोजिंग अभी भी 42,000 का है, एक आध दिन और मुझे मौका दीजिए,
उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। फिर भी किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो 42,250 का क्लोजिंग बेसिस पर रख सकता है। ठीक है। और जिसको इंट्राडे बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 42,500 का भी रखकर चल सकता है। ठीक है सर। शॉर्ट साइड पर 17,828 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है इस रनअप में। उसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनता है 17,863 का इंट्राडे लो है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर 17,875 का इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। और बैंक निफ्टी पर भी इंट्राडे और क्लोजिंग एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 43,000 का। अगर आपको छोटा रखना है तो कल के हाई पर रख सकते हैं जो 42,714 का है। ऐसे में आप चाहें तो 42,725 भी रख सकते हैं या 43,000, दोनों में से एक चूज कर लीजिए। ठीक है। आपको जो चाहिए, छोटा चाहिए 42,725, बड़ा चाहिए 43,000, आपकी मर्जी। गॉट इट। उस लेवल से नई पोजीशन सर। नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 17,800, 825, 850, 875, ये जो 75 पॉइंट की रेंज है इसमें कहीं न कहीं जाकर आज निफ्टी रुकना चाहिए। हर 25 पॉइंट पर आप देखिए रुकावट की जगह। इसको पार करना मुश्किल है, किया तो 17,925, 17,975 अगला बड़ा टारगेट होगा। डन। ठीक है। बेचना है, अब बेचना है तो इसी रेंज में बेचना है जहां मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 800, 875 की रेंज में 2-3 टुकड़ों में बेच दीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस 925 का होगा। टारगेट 17,750, 725 और 703 छोटे टारगेट हैं। 17,665 और 17,625 दो मीडियम से बड़े टारगेट। ये बेचने की बहुत क्रिस्टल क्लियर आए इसमें। लेवल्स किसी भी लेवल में कोई दिमाग लगाने की जरूरत। ये लेवल जब आए, कई बार मैं कहता हूँ उस समय मूड माहौल देख के करिए। करेक्ट। आज मेरे कोई मूड माहौल देखने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, लेवल आगे दोनों लेवल पे कर देना है। गॉट इट। हाँ, क्योंकि वेल डिफाइंड लेवल जब मिलते हैं ना तो वहाँ मूड माहौल के बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते। अब ये जैसे कि 300 पॉइंट ही डाउ फ्यूचर ऊपर हो जाए तब तो आप ही सोचोगे कि नहीं बेचना क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी देने की तैयारी में। एग्जैक्टली। उतना दिमाग लगाना है, लेकिन एक तो दिमाग लगाना और एक डरना, दोनों में फर्क है। तो डरना नहीं है, हाँ, मौका लेना है। हाँ। बैंक निफ्टी है, अगर इस रेंज में आ जाए तो कहने की यार वहाँ ले ही लेना आप। 42,275, 42,375 ये आइडियल रेंज है जहाँ खरीदारी का मौका बनेगा। 42,200 का छोटा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 42,500 और 42,625 दो छोटे टारगेट। 42,700 और 42,825 के दो बड़े टारगेट के लिए छोटे 4 ही टारगेट काफ़ी है। लेकिन चूंकि इस रेंज में आने के चांसेस कम दिख रहे हैं तो ऐसे में आपको करना है कि 42,500 के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय है। और स्टॉप लॉस होगा 42,450 का। टारगेट 42,700, 825 दो छोटे टारगेट हैं। 42,950, 43,000 दो मीडियम टारगेट। 43,075 और 43,150 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, और जरूर करनी है। बेचना जो चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं आप। 42,950 से 43,150 की रेंज में आप शॉर्ट करें। 43,000 के नज़दीक बेसिकली वहाँ जाके बेचना है। 43,250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर निकले तो थैंक यू कर लीजिए, काट लीजिए, गलती होगी आगे से नहीं बेचेंगे। हाँ, बोल के हाँ, ताकि अगली बार स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। तो गलती मान लेने में क्या होता है कि आपकी सुधार की गुंजाइश रहती है। अगर हम मान के चले हम तो परफेक्ट है, हमारे में तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है तो फिर तो क्या है। हाँ, तो इसलिए हो जाए गलती, भाई हाँ हमने लिया था ट्रेड, नहीं सोचा स्टॉप लॉस ट्रिगर, हो गया कोई बात नहीं, काटो, खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 43,250 स्टॉप लॉस है। 42,825, 725 दो छोटे टारगेट हैं। 42,650, 42,500 दो मीडियम टारगेट है। 42,375 से 42,275 के बड़े टारगेट। थैंक यू। गॉट इट। ये आपके लिए खरीदने बेचने दोनों की राय। ठीक है सर, डेटा भी थोड़ा बात कर लें। FIs की कल कैश में अभी भी उनका आना बाकी है, बट अदरवाइज तो पार्टिसिपेशन आ रहा है इनकी तरफ से। कैश कल के डेटा बहुत मजबूत है, खाली 400 करोड़ का ही माल बेचा है और सामने 1113 करोड़ के इंडेक्स और 1311 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, दबाकर खरीदे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। कल एक मजे की बात दिखी थी, बड़ा बैंक निफ्टी ज़्यादा है लेकिन शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में ज़्यादा हुई है। हाँ, 917 करोड़ 947 करोड़ के निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखा मुझे डेटा। उस हिसाब से लगता है कि निफ्टी ज़्यादा आज कमज़ोर होना नहीं चाहिए। वहाँ पे भी अब सपोर्ट, वहाँ भी सपोर्ट आना चाहिए, पहली चीज़। अब जो लेवल्स इंपॉर्टेंट 17,701 ही मेक और जब तक 43 पॉइंट आप कमज़ोर होते हैं तब तक मानना ही मत कि मैं कमज़ोर हूँ। गॉट इट। 17,700 से ही गिनना है कमजोरी, पहले नहीं। इतना क्वेश्चन है। 17,700 के पुट पर 1 करोड़ 29 लाख शेयर है, 17,700 के कॉल पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर है
और दोनों ही हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस एक ही जगह आकर 17,700। इससे आप समझ गए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, 17,700 के ऊपर क्लोज भी दे रहे हैं, वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। आप 17,700 होल्ड करेंगे? राइट, करेंगे, नहीं टूटने वाला जल्दी। बैंक निफ्टी 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, 35 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जब तक 135 पॉइंट आप घटते हैं बैंक निफ्टी पर, तब तक मान नहीं मत कि लाल निशान में 42,500 से ही गिनना है। माइंड सेट चेंज कर लो, मंदी लगेगी ही नहीं। 42,500 से मंदी गिनूंगा, 17,700 से गिनूंगा, उसके पहले नहीं गिनूंगा। समझ गया। तो 17,695 हो गए तो आपको 5 पॉइंट गिनना है, नहीं कि 48 पॉइंट। करेक्ट। अपने आप 5 पॉइंट में आपको डर लगता है, 48 में लग सकता है, 5 में नहीं लगेगा। एग्जैक्ट, क्योंकि वो डेटा के हिसाब से लेवल हो रहा है। ठीक है सर, ओके, नजर रहेगी। आज बैंक्स स्पेशली मजबूत हैं, बट निफ्टी का भी सहारा है। आइए स्टॉक्स की भी बात करते हैं। पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। पहले दीपक ये शॉर्ट करने की राय इप्का लैब के फ्यूचर्स को, जिन्होंने कल अनाउंसमेंट आया बड़ा कि यूनिकेम लैब में वो स्टेक खरीदने जा रहे हैं और साथ ही साथ ओपन ऑफर भी ला रहे हैं। 440 रुपए के दाम पर उन्होंने यूनिकेम, पहले मैं आपको लेवल्स दे दूं, 845 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो होंगे दो छोटे 800 790 दो छोटे टारगेट, और 770 रुपए के बड़े टारगेट के लिए इप्का लैब में शॉर्ट पोजीशन बनानी है। महंगा एक्विजिशन क्या है? पहली चीज तो महंगा सस्ता तो बात की बात में किया ही क्यों किया मतलब पहले से मतलब इप्का के टॉप मैनेजमेंट को जस्टिफाई करना भारी पड़ेगा कि उनको यूनिकेम का इंटरनेशनल कारोबार लेना क्यों है। इस वक्त जब बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियां अमेरिका में कारोबार को जमाने में बनाए रखने में मुश्किल देख रही है, तो इप्का का ग्लोबली कोई खास प्रेजेंस है ही नहीं, पूरी डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, अब इनको मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो ग्रोथ है इनकी रेवेन्यू की, वो उतनी आ नहीं रही है। उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक्विजिशन कर रहे हैं, और उसका एक्विजिशन करने से ये होगा कि टॉप लाइन तो आ जाएगी। यही अगर कोई ऑलरेडी अमेरिका में कारोबार करने वाली कंपनी करती ना, तो उसके लिए सीधे सीधे ईपीएस बढ़ाने वाली काम हो जाता, क्योंकि उनका बिजनेस है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको नया बिजनेस जमाना है एक तरह से। तो आई थिंक अनरिलेटेड एक्सपांशन टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूँ, और मैनेजमेंट को मुश्किल आएगी सबको सेटिस्फाई करने में, एनालिस्ट को, कि क्यों आप ऐसा एक्सपांशन कर रहे हैं, क्यों एक्विजिशन कर रहे हैं। उसके ऊपर महंगा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इप्का के मुकाबले में जो मार्जिन्स हैं वो यूनिकेम के बहुत कम है। 2.5 टाइम्स सेल्स का वैल्यूएशन किसी भी लिहाज से सस्ता है नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं कि मेरे जेब में बहुत पैसे, क्या करूँ है ना। कभी कभी ज़्यादा पैसे होते तो अपने लगता है कि ये भी शॉपिंग कर ले, वो भी कर ले, है ना। डिप्लॉय कैसे, जैसे आपको बड़ा बोनस मिला तो आप जाके कर लेते हो सेम। लेकिन भाई साहब इनको पैसे भी उधार लेने हैं। करेक्ट सर। और मतलब ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे जेब में पैसे हों, तो अच्छा खासा डेट भी लेना पड़ेगा। 580 करोड़ का ही कैश है इनके पास में। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत गंदा एक्विजिशन है। नहीं पसंद है। ना बिल्कुल भी नहीं। सो आई थिंक स्टॉक गिरना चाहिए। अब कितना गिरता है ये बाजार, वो तो बाजार पर है। अब आइए यूनिकेम लैब जी। यूनिकेम लैब के लिए भी 440 रुपए में इन्होंने की है डील। यूनिकेम लैब का भाव एक बार जरा लाइए, 388-390 के आसपास है। यूनिकेम भी अगर आज जोर से बढ़ जाए, 430-40 आ जाए और आपके पास डिलीवरी पड़ी तो थैंक यू कर लीजिए, वहीं बेच दीजिए। हाँ, ऊपर में निकल ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता इनको भाव, ज्यादा वैसे ही दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ, 6-7 महीने तो लगेंगे कम से कम। करेक्ट सर। पूरा एक्विजिशन कम 7-8-9 महीने भी लग सकते हैं। 7-8% तो आप ब्याज की कॉस्ट गिन लो, 6% गिन लो, 7% गिन लो, बराबर है। 2-3-4% आप वो रिस्क लेके चलते हो, अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो डील, तो 10% 8% आप कम कर लो 440 में से। क्या आया? 400 रुपये। 410 के ऊपर का कोई भी भाव निकाल लो। अदरवाइज यूनिकॉम की जो परफॉर्मेंस है 9 महीने की, उस हिसाब से भाव इसका 350 होता है, 450 नहीं होता। कुछ वो नहीं है, खास नहीं है। यूनिकॉम के शेयर होल्डर के लिए तो गोल्डन है। मतलब अगर आज किसी भी हिसाब से आपको 430-440 में पक्का बेच दीजिए, पक्का बेच दीजिए, कोई डाउट ही नहीं है। गॉट इट। 100% बेच देना चाहिए। बाय बैक कार, ओपन ऑफर कार, उसका इंतजार करो मत, थैंक यू कर दो यहीं पे। ये बेस्ट वैल्यूशन है जो उनको मिल सकते थे। सो आई थिंक इप्का कितना गिरता हुई देखने वाली बात है। कुछ लोगों का मानना है नहीं चलो ठीक है, मैनेजमेंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी बना रहा है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ पॉजिटिव है। ठीक है सर।
तो ये है आपके लिए इप्का लैब्स, यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। नतीजों पर परसिस्टेंट नंबर अच्छे हैं दीप, किसी भी लिहाज से घुमा फिरा कर आगे पीछे ऊपर नीचे देखेंगे तो अब तक की जितनी आईटी कंपनियों के आए उसमें बेस्ट रिजल्ट मुझे लगे। प्रॉब्लम है कि 3900 वाला शेयर 4400 रुपये हो चुका है बस। तो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था। अब मैं प्राइस मूवमेंट पर आपको नहीं बोलना चाहता कि शायद ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फ्लैट नीचे आएगा तो खरीदारी आ जाएगी, बट रिजल्ट्स बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो ग्रोथ है हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बहुत परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। परसिस्टेंट के रिजल्ट कंसिस्टेंट है। हाँ, ये बात शानदार रिजल्ट है, बढ़िया। तो आई थिंक स्टॉक है, आप होल्ड करिए। चूंकि भागा हुआ है 400-500 रुपए, ऑलरेडी 10% हाल है, और आईटी सेक्टर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है पिछले 2 हफ्तों का 100%। तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तो लाजमी है, बट नंबर्स के हिसाब से अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक मिड कैप आईटी का ट्रैक रिकॉर्ड टॉप क्लास, सारे मिड कैप आईटीज के नंबर आए। चलिए, तो परसिस्टेंट नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पर भरोसा रखिए। अगर मुनाफा वसूली के बाद डिप मिले तो वहाँ पर मौका भी ढूंढ सकते हैं। इप्का पर क्लियर सेल आ रहा है। आइए इन नतीजों और खबरों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी लें। हमारी टीम के साथ कुशल, नुपुर, आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और बाकी नतीजों के साथ। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज नंबर्स में निफ्टी से बजाज ऑटो, नेस्ले और साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी एमसी और साथ ही डालमिया भारत पर आपको फोकस करना है। कैश सेगमेंट से लंबी सूची है, चुनिंदा नाम बताता हूं। महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, निपॉन लाइफ एएमसी, रैलिस इंडिया, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। आईपीओ के लिहाज से मैनकाइंड फार्मा का आज आईपीओ खुलेगा, 27 अप्रैल तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपये रखा गया है और ये पूरा का पूरा ओएफएस है। पूरा इशू साइज देखेंगे तो 4326 करोड़ रुपए का है। इसके साथ साथ कल इसकी एंकर बुक भी भरती हुई दिखी थी, जिसमें डिटेल्स आए हैं। यहाँ पर एंकर निवेशकों ने 1298 करोड़ रुपए एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए। 1080 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 77 एंकर निवेशकों ने यहाँ पर निवेश किया है। चुनिंदा नाम में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसे कंपनियां जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल हैं। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स मुंबई के मलाड में सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने बोली जीती है और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट से करीबन 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल निकल कर आ रहा है। रेन इंडस्ट्रीज जुलाई सीरीज से ये एफएनडो से बाहर हो जाएगा। साथ ही वेल्सपन इंडिया पर फोकस करिए। 27 अप्रैल को बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर कंपनी विचार करेगी और बायबैक के साथ साथ डिविडेंड पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। और अंत में एक और खबर है, इसमें जो एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, ये फोकस में रहने वाली हैं क्योंकि दिग्गज इजरायली कंपनी एग्रोकेमिकल कंपनी एडामा, इन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और खराब नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में 11%, कामकाजी मुनाफा में 18% और साथ ही मुनाफे में तो 67% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो हो सकता है कि आज एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यूपीएल और खासकर पीआई इंडस्ट्रीज पर दबाव आपको देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास भी कुछ और खबरें? बिल्कुल, रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे कैश में सेंचुरी टेक्सटाइल, जहाँ पे जो आय है वो काफ़ी फ्लैट आपको नजर आएगी। 1200 करोड़ के आसपास की कंपनी की आय आती दिखी। कामकाजी मुनाफा देखिए तो 3% की गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही है वाई बेसिस पे। मार्जिन हालांकि फ्लैट है 10% के आसपास और मुनाफा देखे तो यहाँ पे एक जंप दिखेगा क्योंकि एक्सेप्शनल गेन है 134 करोड़ के आसपास का। महिंद्रा लॉजिस्टिक, जहाँ पे कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ नजर आ रही है। 1270 करोड़ के आसपास की कंपनी की आय आती दिखी है क्वार्टर में। कामकाजी मुनाफा देखिए 24% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी आपको। मार्जिन्स में 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 5% के आसपास के मार्जिन्स आते दिखे। लेकिन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और शेयर ऑफ लॉस के चलते कंपनी ने करीबन 0.82 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। टाटा टेली सर्विसेज, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मतलब पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो आय बिल्कुल फ्लैट है, 280 करोड़ के आसपास आते देखिए। कामकाजी मुनाफा देखे तो 130 करोड़ के आसपास है। मार्जिन भी बिल्कुल फ्लैट है और जो मुनाफा है वहाँ पे थोड़ी सी कटौती आती हुई इस क्वार्टर में नजर आई है। IIFL सिक्योरिटीज, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगी। 16% से कंपनी की आय इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 21% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी दिख रही है। मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, 38% के आसपास का। और प्रॉफिट भी देखे तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिख रही है। नैल्को, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यूज में 15% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 34% से इस बार बढ़कर आया। मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 20.5% के मार्जिन हो चुके हैं। और मुनाफा भी देखे तो करीबन 6 करोड़ के आसपास इस बार आते दिखा है, जो पिछले साल 3
करोड़ के आसपास का। तो ये स्टॉक्स रिजल्ट्स पर फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो नतीजों का रिएक्शन और साथ ही ढेरों खबरें भी, स्टॉक्स काफ़ी फोकस में आई, ब्रोकरेजेस भी कई सारी हैं, जानते हैं इनके बारे में FIR। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए इंडसइंड बैंक यहाँ पर नतीजे आए थे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, सभी रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक इनलाइन है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा है, इसमें साल दर साल आपको 20% की ग्रोथ देखने को मिली। केवल 2 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। GS को देखिए, गोल्डमैन सैक्स जिन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 1411 से बढ़ाकर 1522 कर दिया है। हालांकि सिटी भी खरीदारी किराए दे रहे, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने 1420 से घटाकर 1380 कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1525 का टारगेट दिया मॉर्गन स्टैनली और 1550 का टारगेट दे रहे हैं जेफरीज। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर रखेंगे नजर। इसके अलावा इप्का लैब्स यहाँ पर भी आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नोमेरा की तरफ से स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 827 की क्लोजिंग 911, माफ कीजिएगा 827 की क्लोजिंग 911 रुपए का टारगेट है। मारुति पर भी रखेगा नजर, सिटी खरीदारी के राय दे रहे हैं, 12,500 रुपए का टारगेट दिया, 8,466 की क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 10,508 का टारगेट दिया। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 9,928 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि इनकी जो नई गाड़ी इन्होंने लॉन्च की है इसमें आपको अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर फोकस रखना है। ओके, ये है टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? पांचों HDFC लाइफ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 548 की क्लोजिंग, 650 का टारगेट। सिटी खरीदारी के राय दे रहे 595 के लक्ष्य के लिए। अपोलो हॉस्पिटल में कल एक्शन देखने को मिला था। गोल्डमैन देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं, हालांकि लक्ष्य उन्होंने 50 रुपए से घटाया है, 5100 से घटाकर 5050 कर दिया है, 4399 की क्लोजिंग है। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे 5107 रुपए के लक्ष्य के लिए। जोमेटो पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सिटी खरीदारी की राय दे रहे 56 की क्लोजिंग, 76 का टारगेट। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और टारगेट उन्होंने काटा है, 82 से काटकर 74 कर दिया है। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस में देखें तो काफ़ी अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग और बढ़िया रिपोर्ट है मैक्रोटेक डेवलपर्स पर CLSA की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को डबल अपग्रेड कर दिया गया। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब सीधे तौर पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 908 की क्लोजिंग है, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने 1083 से घटाकर 1048, अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा टारगेट है। डबल अपग्रेड सब्सटैंशियल है। ये मान रहे कि प्री सेल जो 3030 करोड़ की इन्होंने दर्ज की है काफ़ी अच्छी है। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 1100 से घटाकर 1050 कर दिया है। अशोक लेलैंड पर HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 136 की क्लोजिंग, 145 का टारगेट। डॉक्टर रेड्डीज अंत में क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 4806 की क्लोजिंग है, काफ़ी नीचे का टारगेट है 4100 रुपये का। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए, मंगलवार की सुबह तैयार हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुभ शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN पर खरीदारी की राय है, 33 रुपए के अराउंड की क्लोजिंग है कल की। टेक्निकली काफी समय से स्टॉक साइडवेज था और अब शायद शॉर्ट टर्म में एक बड़ा अपमूव दिखा सकता है। 32.40 32 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ SJVN को खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 35। ओके, 35 रुपए का टारगेट, 32.40 का स्टॉप लॉस, SJVN खरीदे। राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और कल भी इस शेयर पर मैंने और राकेश जी ने बाजार बंद होते समय खरीदारी की राय दी। स्टॉक का नाम था टाइटन में एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। मुझे लगता है अनिल जी आज भी तेजी बनेगी और 2750 तक स्टॉक जाना चाहिए, तो मौजूदा स्तरों पर इसको बाय करके चलें। 2600 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 2600 पर पहला टारगेट होगा 2675 का, दूसरा टारगेट 2715 का, तो 2715 के टारगेट के लिए टाइटन में खरीदारी कराएं। परफेक्ट, तो टाइटन है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 2675 2715, 2675 2715 दो टारगेट लेकर चले आप खरीदने के लिए। आइए मुलाकात की जाए अविनाश जी से भी। सुप्रभात अविनाश जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पसंदीदा स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। हमने आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के नंबर देखे थे। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक की भी चाल आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी रहेगी। नॉट ओनली क्वार्टर फोर के नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार का रिटेल बुक इनका बढ़ा है, कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है, प्लस इनके काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव्स है, तो मैं समझता हूँ कि करीबन 882 का रेट है। मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कोई होल्ड करता है तो कम से कम 975 990 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे भी आपको बहुत स्ट्रांग नंबर देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार की कमेंट्री आईसीआईसीआई बैंक से आई है, मुझे लग रहा है वही सिनेरियो एक्सिस बैंक पे भी रिपीट होगा। बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक की है, और डिपॉजिट ग्रोथ और लोन बुक ग्रोथ के नंबर्स अगर उम्मीद से काफ़ी अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी अगले 6-12 महीने का व्यू हमारा एक्सिस बैंक पे पॉजिटिव है, बट नियर टर्म में कम से कम 975 990 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। बायोकॉन, इस पर भी रखिए नज़र। सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इनका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अग्रीमेंट था सितंबर 2021 में, एक ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने फॉर्म करी थी, उसमें थोड़े बदलाव करने जा रहे हैं। सीरम लाइफ साइंसेज एक एडिशनल 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ डॉलर का लोन प्रोवाइड करने वाला है बायोकॉन फार्मा को, बायोकॉन बायोलॉजिक्स एसेंशली। ये ऑलरेडी नवंबर 2022 में 15 करोड़ डॉलर डालने वाले थे, उसके बाद ये 15 करोड़ डॉलर और डालने वाले हैं, तो टोटल 30 करोड़ डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लोन के जरिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और 10 करोड़ वैक्सीन्स एनुअली ये एक्सेस देगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बायोकॉन बायोलॉजिक्स के पास होगा। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स को मिल जाएगा, जो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। टोटल एग्रीगेटेड इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो 30 करोड़ डॉलर का है। तो सीरम इंस्टीट्यूट 30 करोड़ डॉलर बायोकॉन बायोलॉजिक्स में डाल रहा है, 10 करोड़ वैक्सीन भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसको फिर ग्लोबली मार्केट करेगा बायोकॉन बायोलॉजिक्स। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है, तो बायोकॉन पर रखिएगा नजर। ये स्टॉक आज आपको एक्शन में भी आते हुए दिख सकता है, अभी अभी ये खबर आपके लिए आई है। तो करार है, ऑलरेडी करार था 2021 का, टर्म्स आए थे 2022 में, वहां पर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट एसेंशियली आ रहा है। ये आपके लिए खबर है। एक बार बायोकॉन का चार्ट चेक भी ले लें। बंसली वैसे तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, रिसेंटली थोड़ा बाउंस बैक जरूर था, कल 1.5% नीचे था। चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है सर बायोकॉन के लिए? दीपांशु, चार्ट पे देखें तो 220 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, 225-26 के अराउंड चल रहा है, और टेक्निकली ऊपर में 232-33 एक रेजिस्टेंस है। अगर 232-33 के लेवल टूटेंगे तब दीपांशु एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग की राय है। एज ऑफ नाउ देखें तो चार्ट्स न्यूट्रल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन। देखते हैं, एक डायरेक्शन चूज करने देते हैं और फिर आप यहाँ पर नजर रखिए। बट स्टॉक के लिए खबर अच्छी आती हुई दिख रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो करार था वो रिवर्क करा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इस करार के तहत बायोकॉन बायोलॉजिक्स में आने वाली है। आइए कुछ नंबर्स की भी बात कर ली जाए, जहां पर आज आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, अविनाश जी एक बार जरा इसके नंबर्स पर अपनी राय दें। रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, मार्जिन्स भी एकदम फ्लैट रहे हैं, एबिटा भी ऑलमोस्ट मामूली सी गिरावट दिखा रहा है। मुनाफा ऑफ कोर्स इनका बढ़कर आया है एक एक्सेप्शनल गेन की तरफ से, बट अदरवाइज नंबर्स कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। 1% ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इस पर आपकी कोई राय सर? देखिए, नंबर्स तो दीपांशु कोई ज़्यादा एनकरेजिंग या कोई ज़बरदस्त नहीं थे। जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू भी फ्लैट था, कामकाजी मुनाफा भी मोरलेस मार्जिनल डिप दिखा है। ये एक्सेप्शनल गेन अगर नहीं होता तो नंबर्स काफ़ी ख़राब आ सकते थे। ओनली पॉजिटिव बात है कि हमने सुना है कि अभी रिसेंटली कंपनी ने अपना पुणे में प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस मुंबई में भी अभी ये और नया लैंड पार्सल खरीद रहे हैं। तो इसका बेनिफिट इनको आने वाले कम से कम 12 टू 15 मंथ्स में आना चाहिए। डेफिनेटली जो है टेलविंड्स है रियल एस्टेट में वो काफ़ी पॉजिटिव है, और बिरला एस्टेट्स जो ये चलाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन ये बनाते हैं। तो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये नतीजों के आधार पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रीरेटिंग होगी। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट विजिबिलिटी नंबर्स की आएगी उसके बाद ही मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी।
ओके, तो ये है आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल, जहां पर आपको रखनी है नज़र। नतीजे कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, इनफैक्ट थोड़े कमज़ोर ही रहे हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये भी मुनाफे से घाटे में आ गई है। 7.5 करोड़ का मुनाफा अब आपके लिए करीब 82 लाख का घाटा होते हुए दिखा है। थोड़ा आई थिंक जॉइंट वेंचर में कुछ एडजस्टमेंट भी था, बट अदरवाइज बाकी नंबर्स इनके अच्छे हैं। 17% आय बढ़ी है, 24% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन भी थोड़े एक्सपैंड हुए हैं। कुणाल जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक बार इसका चार्ट जरा देख लें सर, नंबर्स के बाद आज इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, कुछ समय से दीपांशु हम देख रहे हैं कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक 400 रुपए की हर्डल है जिसको पार करने में असमर्थ रहा है। 3-4 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 400 के ऊपर ट्रेड करने का, लेकिन कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 400 को पार नहीं करेगा तब तक इसमें नया मोमेंटम बनते हुए नहीं दिखेगा। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 360 रुपए के आसपास है, तो 360 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तो एक सीमित दायरे में ही आपको 360 से 400 के बीच में कुछ और वक्त बिताते हुए स्टॉक नजर आएगा। 360 का लेवल टूटा तो स्टॉक में कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। देखते हैं, करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, तो इसका इंपैक्ट आपको जरूर दिखेगा। नेल्को, यहां पर भी एक बार बंसी जी आपसे चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। अच्छी परफॉर्मेंस है, 14.5% रेवेन्यू बढ़ा है, 34% कामकाजी मुनाफा, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन है, 17.5% के मार्जिन 20.5% पर आए हैं, मुनाफा भी 90% बढ़कर आया। कल स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में था। नेल्को जरा देख लें सर। दीपांशु, यहाँ पर हम देखें तो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक है। 548 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है। ट्विजर बॉटम बना है और टेक्निकली एक रैली बन सकती है। नीचे में 530, 31 एक अच्छा बेस है और यहाँ पर जो टारगेट्स निकलते हैं 587 से लेकर 595 का जोन टारगेट निकलते हैं। तो जिनके पास है होल्ड है और फ्रेश खरीदारी की भी राय है। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी रेडार पर रखना चाहिए। एक्शन रहेगा इस पर, देखते हैं आज कैसे रिएक्शन आएगा। महिंद्रा लाइफ, अविनाश जी, रियल एस्टेट स्टॉक से एक्शन में रहे हैं। हमने देखा मैक्रोटेक के जबरदस्त नंबर से, बोनस की भी उन्होंने बात करी। महिंद्रा लाइफ एक मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने जा रहा है जिसकी बिड इन्होंने दी लिया। 850 करोड़ की रेवेन्यू पोटेंशियल है महिंद्रा लाइफ के लिए। इस पर कल 1.5% ऊपर भी था। कोई राय सर इस कंपनी पे? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट साइकिल बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट होगी और महिंद्रा लाइफ जो मुंबई की प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, मेरे ख्याल से देखिए इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी वेल मेजर्ड और काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्जिन्स पे ये काम करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तो कम से कम अगले 12-18 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। प्लस जो मुंबई का प्रोजेक्ट होगा इसमें भी डेफिनेटली इनको अच्छे मार्जिन्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली नंबर्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले साल में होपफुली अगर इन्वेंट्री का सेल और सिग्निफिकेंटली बढ़ता है तो डेफिनेटली इसमें और रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो काफ़ी लो लिक्विड स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली इस लेवल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय महिंद्रा लाइफ स्पेस पर आती हुई। आइए, गुप्ता साहब आ चुके हैं हमारे साथ, किया जाए उनका स्वागत। गुप्ता साहब, सुप्रभात। देर आए दुरुस्त आए, बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात सिंघवी जी, सुप्रभात दीप, जी सभी को सुप्रभात जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। हमने यहाँ पर कल एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा, टुवर्ड्स द क्लोज एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आया। साथ साथ ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग एक्टिविटी देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। लगभग 180 रुपए 20 पैसे के आसपास का स्पॉट में क्लोजिंग है, यहाँ पे खरीदारी करें। 185-186 रुपए तक के टारगेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा मानना है आज के सेशन में टारगेट्स हासिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं और 178 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक्स के साथ भरोसा लेकर आ रहे हैं हिमांशु जी, गुप्ता साहब, और अविनाश जी की तरफ से एक्सिस बैंक भी था। तो 2 बैंक स्टॉक्स आपके लिए आज रेडार पर रखने भी हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक बार अविनाश जी की राय ली जाए। अविनाश जी, नंबर्स बेहद शानदार थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% के। सर, आपको कैसे लगे आईसीआईसीआई बैंक के, और अब 900 के ऊपर आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु, मैंने पहले भी कहा था कि 890, 880 पे स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। नंबर्स जो आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। ऑल पैरामीटर्स पे बैंक ने आउट परफॉर्म किया है और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, कोई एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम वो देखते नहीं है।
रिटेल बुक, कॉर्पोरेट कैपेक्स भी बहुत जोर से चल रहा है और अगर 14-15% का क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू होता है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1050-1100 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टेडी परफॉर्मर रहेगा, बैलेंस शीट भी बड़ी है, इनका ज्योग्राफिकल रीच भी अच्छा है, प्लस सारे सब्सिडरीज भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑल सेड एंड डन इसको कोई भी गिरावट में या इवन करंट प्राइस पे कोई खरीदता है तो करीबन 1100 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, तो 1100 का टारगेट है अविनाश जी का। बुलिश व्यू है आईसीआईसीआई बैंक पर, नंबर्स इसके अच्छे आ रहे हैं। आई लेटर का एक और बैंक है वो है इंडसइंड। कल बाजार के दौरान ही इसके नंबर्स आ गए थे, अच्छे नंबर से। बाजार के बाद कॉन कॉल भी हुई, उसमें भी कई सारी चीजें बोली, उस पर भी आज आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। बंसल जी, कल तो थोड़ा सुस्त बंद हुआ था कि एक दो पैरामीटर्स पर थोड़े नंबर्स अनुमान मुताबिक अनुमान से सुस्त थे, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे। कॉन कॉल का भी आज रिएक्शन होगा। चार्ट्स पर 1100 पर इंडसइंड क्या कह रहे हैं सर? दीपांशु, इसके अंदर अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला था। हालांकि स्टॉक सपोर्ट्स के पास में है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करेंगे। 1120 1102 के अराउंड की क्लोजिंग है। 1120 के ऊपर निकलेगा दीपांशु, तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। और दूसरा दीपांशु, एक स्टॉक हो रहा है जिसके नतीजे कल आए थे और कल मतलब कि बहुत लोगों को अपेक्षा थी कि यार रैली देखने को मिलेगी, स्टॉक ने मूव नहीं करा, वो है रिलायंस। मुझे लगता है रिलायंस में भी दीपांशु बेट लेना चाहिए। 2360 2360 के अराउंड की क्लोजिंग है, 2345 के स्टॉप लॉस के साथ। 15 रुपए का रिस्क लेके यहाँ पर भी बेट करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2390 2395। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर बंसल जी की राय। यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, 40-50 रुपए की मूव आज आ सकती है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एक्सिस और बाकी बैंक्स पर भी है हमारा फोकस, और कुछ नतीजों का रिएक्शन भी है।